गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी में पुराने सालों में पूछे गए वैसे क्वेश्चन जो इतिहास से संबंधित हैं। और इतिहास का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हर बार बदल कर नए नए आ जाए और राजवंश नए नए जन्म ले ले, इस तरह के तो नहीं होते हैं। अतः ये सारे क्वेश्चन प्रायः रिपीटेड ही होते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आज का। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वह दफन है। यानी कि बिहार में आए थे निर्वासित होकर और यहीं इनकी मृत्यु हो गई होगी। तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था, आप याद कर लीजिए, यह भी कहीं पूछ दे तो यूसुफ शाह चक। यह कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक में से एक थे। और कहाँ पर ये दफन है? तो नालंदा में। यह पूछा कौन था? तो 65th बीपीएससी पीटी में, यानी 2019 में जो हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया था। तो यहाँ देखिए, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 में निर्वासन के दौरान हुई, जिसे नालंदा बिहार में दफनाया गया है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो महावीर जी का जो मोक्ष स्थान है वह आपके पावापुरी में है। तो देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान अर्थात निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से यह 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से बहुत दूर है, देख लीजिए सब। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण अर्थात मोक्ष के प्राप्त किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती, यह बीपीएससी के फेवरेट, बार बार इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम था हुंकार। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनका जन्म देख लेते हैं। 1889 से 1950 को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वे एक बुद्धिजीवी, लेखक और समाज सुधारक, इतिहासकार एवं किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किया था। ये दंडी सन्यासी मतलब जानते हैं, इसका मतलब होता है जो हाथ में एक डंडा या उसको एक लाठी की ओर लेकर चलने वाले। जैसे स्वामी विवेकानंद देखिएगा, वह भी दंडी सन्यासी थे। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो देशेर कथा पुस्तक लिखने वाले थे सखाराम गणेश देवस्कर। तो देशेर कथा यानी देश की बात महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन 1904 में किया गया था। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? किसका? तो सर्च लाइट। तो याद कर लीजिए, मुरली मनोहर प्रसाद। तो बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था। सर्च लाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। आयोग ने त्रुटिवश मनोहर को मोहनलाल लिख दिया है। तो क्या नाम है इनका? तो मुरली मनोहर नहीं, क्या होगा? मुरली मनोहर। तो मनोहर को आयोग क्या लिखा था उस समय? तो मोहन प्रसाद लिखा था। इतना याद कर लीजिए। आगे देखिए, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो जो बिहार का रहा हो तो नाम क्या है? याद कर लीजिए, श्री दीप नारायण सिंह। तो श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ।
इसके अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। अधिवेशन में जीके गोखले एवं श्री खरे की विशेष उपस्थिति थी। यानी जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात हो रही है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। और हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। कहाँ? तो हजारीबाग में। कैमा? तो 16वां। क्या था? तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का था, जो कब हुआ? तो 1921 में हुआ था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल, याद कीजिए। तो क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्र नाथ सान्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। इस समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद। किसान आंदोलन स्वामी सहजानंद, और असहयोग आंदोलन तो स्वामी विद्यानंद। ये सब क्या है? तो ये सब के सब किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे। तो स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे, यह भी किसान नेता ही हैं। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज्य दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। 1922-23 के मुंगेर किसान सभा का गठन हुआ। क्या? तो मुंगेर किसान सभा। इससे संबंधित व्यक्ति, तो इसका उत्तर ई होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन किया गया। तो गठन किसने? तो शाह मोहम्मद जुबैर। तो शाह मोहम्मद जुबैर है इसमें, और श्री कृष्ण सिंह। तो श्री कृष्ण सिंह, अतः बीपीएससी का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ई हो गया। परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करके किया। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने। आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, तो यह भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ही हैं। तो बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। स्वामी यानी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृतायन, पंचानंद शर्मा, मधुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन 1929 में हुआ था। बिहार में किसानों को संगठित करने और इनके कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो किसके? तो बिहार प्रोविंशियल सभा या कहिए बिहार प्रांतीय कृषक सभा, इन सब के अध्यक्ष कौन थे? तो यही स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के प्रयासों से हुआ था। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी यानी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी यानी कांग्रेस का ही एक अलग धर था का गठन मार्च 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ और इसके नेता थे श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो यह घटना है 1931 की। तो 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा
अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन तथा अंबिका सिन्हा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की के लिए एक समूह बनाया गया। अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसंत सिंह आदि थे। जबकि मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई थी और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। तो शुरुआत तो 1931 में हो गया था, लेकिन विधिवत रूप से 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। 15 में देखिए, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा, जो ऊपर देखे थे वही है। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव, तो सचिव थे जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। और आगे बढ़ते हैं, बिहार में बनी सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, तो सचिव थे जयप्रकाश नारायण। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? उसके मेंबर की बात हो रही है। तो बिहार से, बिहार में नहीं, बिहार सारे राज्य से, जिस तरह से आज एमपी जाते हैं उसी तरह से संविधान सभा के सदस्य भी सारे राज्यों से चुन चुन कर या मनोनीत करके गए हुए थे। तो देख लेते हैं, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष जो अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो बिहार के थे, यानी कहिए कि वे प्रोटो में स्पीकर वाली बात थी, आज थे वे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बिहार से संविधान सभा के 36 सदस्य चुने गए। कितने? तो 36, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि, माने और भी लोग थे इसमें। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल, जिसका नेतृत्व बिहार के प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनुस। वो बिहार में 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था और यह अल्पमत वाली सरकार थी, यानी कि श्री कृष्ण सिंह सरकार बनाने से इनकार कर गए, तो एक छोटी पार्टी थी और उसी ने सरकार बना लिया। और जिसका मुखिया कौन था? तो यही मोहम्मद यूनुस थे। और इसके बाद श्री कृष्ण सिंह सत्ता में आएंगे, वो भी कुछ मान मनोबल हो जाएगा गवर्नर जनरल से, तो वो भी कहेंगे चलो भाई अब हम भी बना लेते हैं, तो वो बनाएंगे। तो वह जो सरकार रही थी लगभग 27 महीने, यानी कि 20/7/1937 से 31/10/1939 तक। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो राजेंद्र प्रसाद के हिसाब से पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो था। तो राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिकता पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी। पृथक निर्वाचन इकाइयों ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया। ये तो कहने वाली बात है कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है बगल वालों के प्रयास से। क्यों? क्योंकि अंग्रेज तो थे ही बाहरी, वे तो चाहते ही थे कि यहाँ के लोग आपस में लड़े और हम फायदा उठाएं। 1909 में उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल लाया था, लेकिन दुख की बात है कि जब लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में, जिसमें कांग्रेस के दोनों धड़े यानी गरमपंथ और उदारवादी तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग सबका पैक्ट हो जाता है, जिसमें कांग्रेस मान लेती है कि चलो भाई जो मुसलमानों का प्रत्यक्ष निर्वाचन है वो कांग्रेस को भी एक्सेप्ट है। तो अगर सही मानने में कहा जाए तो जो लखनऊ पैक्ट था उसी समय पाकिस्तान का बीजारोपण हो गया था, यानी वह अंकुरित हो गया, लग गया भाई, उसको इतना हार्ड फर्टिलाइजर और सिंचित किया गया कि वहीं से पाकिस्तान अगला अलग राष्ट्र बनना असंभावी हो चुका था। पटना लॉन यानी जो आज गांधी मैदान है के रूप में इसका नामकरण कब किया गया था? तो यहाँ ई होगा, क्यों देखते हैं। तो गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है, ये तो हर कोई जानता है। वर्ष 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा 1918 में इसी गांधी मैदान में
आयोजित होती है और उसके बाद से इस मैदान का नाम ही गांधी मैदान कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची मूर्ति यानी 70 मीटर ऊंची प्रतिमा 2013 में मुख्यमंत्री ने स्थापित की। और आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया था। अतः इस प्रश्न का उत्तर ई होना चाहिए, लेकिन विभाग ने क्या माना? तो विभाग ने इसका उत्तर डी माना है। तो देखते हैं विभाग क्या माना है भाई। तो विभाग के अनुसार भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं था, इसका नाम बदला गया महात्मा गांधी की, कहाँ हो गए? तो महात्मा गांधी की मृत्यु के पश्चात। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या थी। तो बिहार में वर्तमान में जिलों की संख्या कितना है? तो 38 है और बंटवारे से पहले तो 50। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या 55 थी, जो अब 38 है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? तो शेर शाह ने बनाया था। तो देखते हैं तारीख दाऊदी के विवरण के अनुसार शेर शाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व जानने के बाद 1541 में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया तथा इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बनाया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्र यानी पटना को अपनी राजधानी बनाया। 3 शताब्दियों तक पाटलिपुत्र नगर पर 3 साम्राज्यों मगध, नंद और मौर्य की गौरवशाली यानी गौरवपूर्ण राजधानी होने का श्रेय है किसको? तो पाटलिपुत्र यानी पटना को। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? तो राजगीर में। राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु निचिदात्सु फूजी द्वारा बनाई गई थी। वर्ष 1969 में निर्मित स्तूप की ऊंचाई 120 फीट है। यहाँ जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। कमेंट कीजिएगा कि इसके भी अध्यक्ष कौन है, सॉरी इसके भी मुख्य जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश कौन है। और पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 30 है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु वही पांडे जी थे। कौन? तो आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 का नेतृत्व किया था। उनका जन्म 1874 में ईस्वी में चालकद गांव में हुआ। कहाँ? तो चालकद गांव में हुआ था। और उसकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर वह ईसाई बन गया, किंतु उसकी आत्मपिपासा शांत न हुई। वह अपने पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगा। वह हिंदू धर्म के विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित हुआ था। 1895 में उसने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया तथा जिसके आधार पर उसने बोंगो यानी देवी देवताओं की जगह, अब बोंगो देवी देवता नहीं है, बहुत देवी देवता को काट दीजिए इसको, अब सिंगल देवता यानी सिंह बोंगा, एक देवता, एकेश्वरवादी हो गया यह। लोग उसे साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। मुंडा विद्रोह के दौरान 3 मार्च 1900 में बिरसा को पकड़ लिया गया। जेल में ही उसकी हैजे से मृत्यु हो गई। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। कौन था वह? तो भागलपुर राजमहल का इलाका है। तो 1855-56 में संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुई। उसकी मुख्य शिकायत भद्र लोग यानी सिविलाइज्ड पीपुल अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उस संभ्रांत लोगों से था जो उनके इलाकों में आकर बस गए थे तथा उनका शोषण दोहन करते थे। उसे क्या कहा जाता था? दिखू, बाहरी को दिखू। और अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हीं भद्र लोगों का पक्ष लेते थे। आदिवासी अपने शोषकों को दीख कहते थे, यहाँ दीख लिखा है। 1855 में सिद्धू कानू भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह आरंभ हुआ
और व्यापक रूप धारण कर लेता है। शुरू में यह सिंपल विद्रोह था, लेकिन बाद में यह हिंसक हो जाता है। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी। लेकिन परिणाम क्या होगा तो जानते हैं। अगर युद्ध तलवार और बंदूक के भर से हो तो अंत कौन जीतेगा? बंदूक ही जीतेगा। ये तो समझने वाली बात है। भले ही तलवार जितना समय ले ले, मारना तो उसी को है। अतः इन लोगों को पकड़कर फांसी की सजा दे दिया जाता है, सिद्धू के कानून भाइयों को। और कुछ अंग्रेज भी इसमें सुविधा के नाम पर मार्शल लॉ लगा देते हैं। वहाँ पर संथाल परगना एक्ट बनता है। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए। तो सबसे पहले रोहिणी यानी देवघर में विस्फोट हुआ था। उसके बाद पटना में पीर अली के नेतृत्व में, फिर मुजफ्फरपुर और सबसे अंत में जगदीशपुर यानी कौन तो वीर कुंवर सिंह की बारी आती है। कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जिला अंतर्गत देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में देसी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 7 से 12 जून 1857 की संध्या में पहल इसी टुकड़ी ने विद्रोह किया था। पटना में 3 जुलाई 1857, इसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में तथा 27 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा यानी जगदीशपुर में विद्रोह किया था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वहाँ के लोकल नेता थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कलकत्ता से 9 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। 15 अप्रैल से गांधी जी ने किसानों से मिलना आरंभ किया। उनके साथ राजकुमार शुक्ल, धरणीधर, मौनीराम आदि प्रमुख व्यक्ति थे। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है बताइए। तो वह सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से उनका संबंध है। शरफुद्दीन अहमद, जिनका जन्म 1262 में मनेर यानी पटना में हुआ तथा उनकी मृत्यु 1380 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुई, फिरदौसिया सिलसिला के सूफी थे। उन्होंने सुहरावर्दी की अरबी कृत अदब उल मुरीदीन पर एक भाष्य लिखा। उनकी प्रसिद्ध कृति मकतूबात इस्सादी है। क्या नाम है उसका? तो मकतूबात इस्सादी है। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस आ गया इसमें 1934 में। तो गांधी जी ने पटना में एक वक्तव्य द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का सुझाव 1934 में दिया। 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका पूरा समर्थन किया और बिहार में यह आंदोलन रुक गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक चेतना प्रखर हुई। आंदोलन के क्रम में पुलिस एवं प्रशासन से संबंध भारतीय अधिकारी और कर्मचारी के मध्य में भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जगी। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन इसी समय 1934 में हुआ और इसका अध्यक्ष नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। आगे देखिए, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है। क्यों? तो यह धार्मिक केंद्र के रूप में और विद्या केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। यह व्यापार में नहीं था महत्वपूर्ण और प्रशासन की दृष्टि से भी उतना प्रमुख केंद्र नहीं था। तो मध्यकाल में बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ओदंतपुरी का महाविहार यहाँ स्थित है। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में स्थित हैं, जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा था। इसके बाद समस्त क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। बिहार शरीफ धार्मिक केंद्र के साथ साथ विद्या केंद्र के रूप में भी विकसित था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी और यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नजदीक था। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा नए प्रांत का निर्माण हुआ। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय, इन चारों ने मिलकर
जनवरी 1894 में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना आरंभ किया। महेश नारायण या बाबू महेश्वर प्रसाद इस समाचार पत्र के संपादक थे। महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुवा हुए। ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजहरुल हक, हसन इमाम डॉक्टर सिन्हा के साथ हो लिए और इन सब ने मिलकर क्या किया, तो बिहार को बंगाल से अलग करवा दिया। और देख लेते हैं ये सब मेन में काम आएगा। तो देखिए, वर्ष 1908 से 9 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई थी, जिसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में स्वीकार कर लिया जाता है। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर नवीन प्रांत बिहार का उद्घाटन हुआ और जिसकी राजधानी पटना थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को भी बिहार से अब अलग कर दिया गया और वह भी एक नया राज्य बन गया। बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इस दौरान क्या हुआ था बताइए। तो इस दौरान जो हुआ था वो सीधे आंसर देखिए। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। यहाँ देखिए, 22 मार्च 2019 को बिहार ने अपनी 107वीं वर्षगांठ मनाई, यानी 22 मार्च 2020 को कितना होगा, तो 108वीं हो जाएगा। वर्ष 1912 में 22 मार्च को ही बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ और बिहार शब्द संस्कृत और पाली शब्द बिहार यानी मठ यानी मोस्ट्री से बना है। बिहार को पहले मगध नाम से जाना जाता था। बिहार की राजधानी पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का जो मॉडर्न बिहार है इसका निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। निस्संदेह बिहार के बंगाल से पृथक आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो एक अलग इंडिपेंडेंस कब, तो 1912 में यह बंगाल से इसको अलग कर दिया गया। तो 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नामक 2 नए राज्यों का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए एवं दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है और बिहार लोक सेवा आयोग ने इस का उत्तर क्या माना था, तो डी माना था, यानी 1912 में ही बिहार अलग हो गया। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार 1936 में बना था। तो 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इसी कारण प्रश्न में बिहार में इसका क्या उत्तर मान लिया, तो 1936 माना। और किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुए? तो 1936। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी बीपीएससी कभी 1935 मान लेगा, कभी कोई डेट 1936 मान लेगा, कभी 1912, कभी 1911, इसलिए ध्यान से विकल्प देखकर ही उत्तर दीजिएगा। तो किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। बिहार बंगाल से अलग हुआ, तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 में। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। आगे बढ़ते हैं। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो 1912 में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष
प्रदान किया गया था। तो एक अलग प्रांत 1912 में बन गया। बिहार और बंगाल में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम यानी बंगाल टेनेसी एक्ट कब स्वीकार किया गया? तो यह घटना है 1885 की 1885। तो 1885 में क्या हुआ था? तो बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। 1908 में ईस्वी के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई। तो इसमें क्या क्या रोक लगा था? तो यहाँ देखिए, तो बैठ बेगारी प्रथा पर रोक लगा दिया गया। 1902 से 10 के बीच में सर्वेक्षण और भूमि प्रबंध तथा 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट ने आदिवासियों के खूट-कट्टी अधिकारों को मान लिया तथा बैठ बेगारी या बलात् श्रम का उन्मूलन कर दिया। आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण मिल गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो यह घटना है 1908 की। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है, तो बिहार का अर्थ है बौद्ध मठ है। प्राचीन संस्कृत, प्राकृत और पाली साहित्य में बिहार नाम के किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। 12वीं सदी के अंत में उदंतपुरी के साथ इस प्रदेश के बहुसंख्यक बौद्ध बिहारों के कारण इसका नाम बिहार पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश के कारण बिहार हो गया था और आज भी बिहार है। 1866 से 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र को पहचानिए। बताइए कहाँ कहाँ नील विद्रोह हुआ था? 1866 और 67 की बात हो रही है। तो 1866 और 67 की जो घटना है तो वह चंपारण एवं मुजफ्फरपुर इसके सबसे अधिक प्रभावित इलाके थे। बिहार के नीलहे रैयतों ने अत्याचार से त्रस्त एवं अपने दुखमय जीवन से उबकर 1866-67 में विद्रोह कर दिया। विद्रोह की आग पहले पहल लाल सरैया कोठी में फूटी। वहां से होता हुआ यह विद्रोह चंपारण और मुजफ्फरपुर में फैल गया। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम पूछता है तो मुरली भरहवा। तो राजकुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरहवा नामक गांव के निवासी थे। उन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर जबरन नील की खेती करवाने के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। तो क्या नाम था उनका? तो पीर मोहम्मद मुनीस। तो पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा बताई। दुखी हृदय प्रताप, और यहाँ देखिए बताई थी दुखी हृदय प्रताप 3 अप्रैल 1916 को लिखकर चंपारण के कृषकों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकों में चंपारण के अत्याचार, प्रताप, 28 फरवरी 1916 में चंपारण में महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि है, इससे संबंधित भी लेख लिखे गए हैं। किसमें? तो सब प्रताप एक समाचार पत्र था। इनमें से कौन बिहार का या बिहार के किसान नेता थे? तो बिहार के किसान नेता देखिए सहजानंद भी थे, विद्यानंद थे, लेकिन ये तो गुजराती भाई थे। तो इसका उत्तर 1 और 2 होना चाहिए। लेकिन जो स्पेशल किसान नेता जाना जाता है वो तो सिर्फ और सिर्फ यही है, स्वामी सहजानंद हैं। वो तो विद्यानंद शुरू में केवल भाषण दे दिए थे। बिहार किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में स्वामी सहजानंद सरस्वती, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंदन शर्मा और राहुल संकृतायन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? तो याद कर लीजिए राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। क्या था? तो यह
वहाबी आंदोलन का केंद्र था। कौन? तो वहाबी आंदोलन मूलतः अरब से आरंभ हुआ। इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल वहाब था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम वहाबी आंदोलन पड़ा। आरंभ में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। भारत में वहाब आंदोलन के जन्मदाता और आर्थिक प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। 1830 ईस्वी के दशक में सैयद अहमद पटना यात्रा के समय पटना वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद कर लीजिए, महादेवलाल सर्राफ है। क्या नाम है? तो महादेवलाल सर्राफ है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 को चंपारण एवं सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सर्राफ, दीपनारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल एवं जहरूल हसन हाशमी ने किया था। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो यह देव में सूर्य मंदिर है। देव कहाँ है? तो औरंगाबाद। तो बिहार का सुप्रसिद्ध मंदिर देव में स्थित है। यहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है से बिहार का प्रसिद्ध छठ पर्व की शुरुआत हुई ऐसा माना जाता है। वर्तमान रांची के बूंदी में भी एक नवनिर्मित सूर्य मंदिर है। 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो गया जिले से। 1930 और 32 के मध्य बरही कांग्रेस ने गया जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। कहाँ? तो गया। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व कौन? तो कांग्रेसी का तो श्री कृष्ण सिंह थे। और आगे देखिए, श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्री सभा में यह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और वर्ष 1961 तक मृत्यु पर्यंत इस पद पर रहे थे। सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद कर लीजिए, राहुल संकृत्यायन। क्या नाम है? राहुल संकृत्यायन। और इनका क्षेत्र छपरा हुआ करता था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। और याद कर लीजिए, अंबाड़ी सत्याग्रह राहुल संकृत्यायन। अंबाड़ी सत्याग्रह राहुल संकृत्यायन। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो वर्ष 2000 की बात है, 15 नवंबर 2000। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 1940 यानी अगस्त प्रस्ताव तथा कृषि मिशन 1942 की असफलताओं ने अंततः भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। इस दौरान देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ और शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और यह आंदोलन नेता विहीन हो गया। और इसको कहा जाता है कि जनता के द्वारा स्वतः स्फूर्त आंदोलन। इस आंदोलन में हिंसा की चरम प्रकाष्ठा देखी गई। अंग्रेजों ने भी जबरदस्त इस पर अत्याचार किया, यानी इसको क्रॉस करने की कोशिश किया। फिर भी इसमें जान माल की अप्रत्याशित हानि होती है, अंग्रेजों को भी भारी नुकसान होता है। और इसमें यह क्लियर हो जाता है कि अंग्रेज भारतीयों की मर्जी के बिना भारत पर शासन नहीं कर सकते हैं। और यह भी क्लियर हो गया कि अब अंग्रेजों का टिकट भारत से कट चुका है। यह बात दूसरी कि वे कितने दिन रहेंगे, लेकिन उनका जाना तय हो गया था। और इसी के विरोध में बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। क्यों? तो ऑपरेशन जीरो आवर के विरोध में। अब हम लोग देखेंगे तो बिहार के जनसंख्या एवं नगरीकरण, तो ये अगले वीडियो में। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।